हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विथ गुरुकुल के 10th और 12th वाले क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग यूरोप के राष्ट्रवाद टॉपिक को लेकर चल रहे थे, जो क्लास 10th का हिस्ट्री का टॉपिक था। तो इसमें हमने ये चर्चा किया था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो यूरोप में जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो भैया यूरोप में तो बहुत सारे देश हैं। यूरोप एक क्या है, महाद्वीप है, उसमें बहुत सारे देश हैं। इसमें हमने कहा एक देश था फ्रांस। क्या था भैया? फ्रांस। अब फ्रांस में 1789 में क्या होती है? क्रांति होती है। क्या होती है बाबू? क्रांति होती है। और उसी क्रांति के पश्चात आप कह सकते हो कि वहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय होता है। ठीक है। अब हमने तब फिर हमने समझा कि हमने देखा था कि एक व्यक्ति था वहाँ पे, कल्पनादर्शी व्यक्ति था, जिसका नाम था फ्रेडरिक शैरियो। तो जो फ्रेडरिक शैरियो था, उन्होंने एक चित्र बनाकर लोगों के पास संदेश भेजने का काम किया था। एक चित्र बनाकर लोगों को संदेश देने का काम किया था। उसमें दिखाया था उसने कि किस तरीके से लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और जो आज़ादी पा जा रहा है वो कैसे है, उनकी क्या स्वतंत्रता है, जिनको आज़ादी नहीं है उनको क्या स्वतंत्रता है। कुल मिला के ये चाहता था कि राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र को स्थापित करना। फ्रेडरिक शैरियो कुछ ऐसा ही विचार अपना प्रस्तुत करता है, जिसमें वह एक महिला खड़ी हुई थी मशाल लेकर, हाँ, उसके नीचे ध्वस्त दिखाया गया था राजतंत्र को। इन सभी चीज़ों पर हमने चर्चा किया था। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि भैया फ्रांस में क्रांति के पीछे क्या क्या कारण था। फ्रांस में क्रांति के पीछे बाबू क्या क्या कारण था। तो हमने ये देखा था कि फ्रांस के अंदर क्या था, वर्गीय समाज था, कई वर्गों में बटा हुआ था। जैसे हमने बताया था कि प्रथम वर्ग था, द्वितीय वर्ग था और तृतीय वर्ग था। लाला ठीक है नहीं? ठीक है। तो मेरे गुड्डा गुड़िया जो 3 वर्ग में थे, तो मैंने समझाया था आपको। क्या समझाया था बच्चे यहाँ से, कि जो प्रथम वर्ग और जो द्वितीय वर्ग थे उन्हें क्या था, कई सारे छूट थे ना, कई सारे क्या थे, छूट थे। जैसे उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, जमीनों पर नियंत्रण किसका होता था, उन्हीं को होता था। अगर एक तरीके से देखा जाए तो कर वसूलने का भी दायित्व उन्हीं को था। समझ रहे हो? और वही जो तृतीय वर्ग थे, जिसमें मध्यम वर्ग किसान मजदूर आते थे, वह उनको कर देना पड़ता था, वो शोषित होते थे। इस कारण दोनों में आपस में क्या हुआ, टकराव होना चालू हुआ। अब यही टकराव जब बड़े पैमाने पर चलने लगा, यही किसका रूप ले लिया, क्रांति का। हमने कहा बस सामाजिक कारण नहीं था, समाज वर्गों में बटा ही नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ आर्थिक कारण भी था। हमने आपको बताया था 1770 से लेकर 1800 के दशक बीच में, 1770 से 1780 के दशक में फ्रांस की स्थिति बहुत अच्छी थी, आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत थी। पर कहते हैं ना कि जब स्थिति खराब होनी है तो हर प्रकार से खराब होती है। अब ऐसे में क्या पड़ गया, 78 से 79 के बीच में सूखा पड़ गया। और जब सूखा पड़ गया तो सूखा पड़ने से पैदावार हुई नहीं, और जब पैदावार हुई नहीं तो वस्तुएं क्या हो गई, महंगी हो गई। और वस्तुएं महंगी हुई तो क्या हुआ, इसी दौरान वहाँ के राजा ने क्या किया, टैक्स को बढ़ा दिया। और जब टैक्स को बढ़ा दिया तो वहाँ के आम जनमानस जो थे, जो किसान थे, मजदूर थे, वो त्राहिमाम करने लगे, प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ। इसके साथ साथ ब्रिटेन की जो औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, तो उसका भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि वहाँ से प्रोडक्शन बढ़ गया था। और जब प्रोडक्शन बढ़ा तो मार्केट में क्या किए, उतारना चालू किए। तो जो फ्रांस की वस्तुएं थी उन्हें टक्कर देना चालू कर दिए थे। तो इन तमाम कारणों से कह सकते हैं क्रांति की जन्म वहाँ भी हुआ। आइए आज हम आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे बेटा विचारकों की भूमिका, कि भैया विचारकों ने भी तो कुछ किया होगा। अरे मार्कर कहाँ गया भाई, खुल जा सिमसिम, सिमसिम खुल जा, आओ। देखो भाई, ये तो इसके बारे में तो हमने चर्चा कर ही लिया था बाबू, इसके बारे में हमने चर्चा कर ही लिया था। तो बेटा आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं विचारकों की भूमिका। अब आप कहेंगे सर विचारकों की भूमिका क्या होती है? विचारकों की भूमिका। अब बेटा देखो विचारकों की भूमिका क्या होती है। जैसे आपको मैं इसकी एकदम सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ बेटा। अगर आप ही बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर कहीं पर भी जैसे न्यूज आता है, लोग न्यूज में अपने विचारों को प्रकट करते ही नहीं करते हैं, है ही नहीं है। अब जैसे हमारे भारत में बहुत सारे, जैसे स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो क्या कर रहे थे, समाज को सुधारने के लिए कई सारे पत्रिकाओं का संपादन कर रहे थे, जिससे लोग पढ़े तो जागरूक हो। समझ रहे हो? तो ऐसे ही यहाँ पे विचारकों की भूमिका थी। तो कुछ ऐसे विचारकों थे जिनके माध्यम से फ्रांस में जागरूकता फैलाई जा रही थी कि भैया राजतंत्र सही नहीं होता है, बल्कि क्या सही होता है बाबू, लोकतंत्र।
क्या होता है, गणतंत्र सही होता है, राजतंत्र सही नहीं होता है। इसमें राजा ही मुखिया होता है और राजा जौन चाहे तौने करेगा, शोषण करेगा। और जब लोकतंत्र हो जाएगा, गणतंत्र हो जाएगा, तो हमको आज़ादी मिल जाएगी, हम काम करेंगे, हमको व्यापार करने की अनुमति होगी, हमको बोलने की आज़ादी होगी। समझ रहे हैं? अब जाहिर सी बात है, आप ही हैं, बताइए, आप चाहते हैं ना कि हम स्वतंत्र बोले, आप चाहते हैं ना कि हम व्यापार करें, आप चाहते हैं ना कि हम घूमें। अब बताइए, आप कहीं घूमना चाहते हैं, अब आके राजा कह दे तुम यहाँ नहीं जा सकते हो, अगर जाओगे तो पैर काट लेंगे। हाँ, मेहनत किसानी तुम करो, पूरा फायदा कौन उठा ले जाए, राजा उठा ले जाए, तो भैया तकलीफ होगी नहीं होगी। तो ऐसे में लोग तो भाई ज़्यादा पढ़े लिखे तो लोग थे नहीं, किसान मजदूर, तो इनमें जागरूकता फैलाना था। तो इन जागरूकता फैलाने का काम कौन करते हैं, विचारकों की भूमिका ना। तो ये लोग करते क्या बेटा, विचारकों के माध्यम से फ्रांस में जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं ना। क्या करते हैं बेटा, ये विचारकों के माध्यम से, विचारकों के माध्यम से फ्रांस में जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हैं। बेटा क्या करते हैं, विचारकों के माध्यम से फ्रांस के अंदर क्या फैलाने की कोशिश करते हैं बेटा, जागरूकता फैलाने का क्या करेंगे बेटा, ये प्रयास करेंगे ना, जिससे फ्रांस की स्थिति क्या हो जाए। तो भैया ये क्यों फैलाते हैं कि वास्तव में ये फैला के और प्रयास करते हैं क्योंकि फ्रांस की वास्तविक स्थिति कैसी है लाला। समझ रहे हो, ये क्यों फैलाते हैं कि देखना चाहते हैं कि फ्रांस में आप जानो कि फ्रांस की हालात कैसी है। क्योंकि अब भाई हम लोग ऊपर से देखते हैं, जैसे हम लोग को कहेंगे यार ये राज्य बहुत बढ़िया है, पर अब वहां जाके देखोगे तब एक्चुअल में पता चलेगा कि वो राज्य है कैसा। अब जैसे आम जनमानस है, आम जनता है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है ना कि अब बताओ आपको क्या पता है सरकार कैसे चल रही है। अब सरकार के अंदर खाने में तुम रहोगे तब तो पता चलेगा ना सरकार कैसे कोई नियम ला रही है, कैसे कर रही है, कैसे लोगों को शोषण हो रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे थे, सरकार की जो कमियां थी, मतलब राजा की जो कमियां थी, उन कमियों को जनता के पास उजागर करने का प्रयास कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर जागरूकता आएगी कि नहीं आएगी, वो जानेंगे नहीं जाने अपने देश की स्थिति कैसी है कैसी नहीं है। समझ रही नहीं मेरी बातों को। ये लोग क्या कर रहे थे, अखबारों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से जनसभा करके लोगों को भाषण देते थे कि भैया ये देखो राजतंत्र है, इसमें ये तमाम प्रकार की बुराइयां हैं, ये देखो लोकतंत्र है, इसमें ये अच्छाइयां हैं, राजतंत्र समाप्त होगा तभी लोकतंत्र आएगा। तो ऐसे लोगों के पास ये क्या करते थे, समय समय पे संदेश देते रहते थे, तो जिससे लोग क्या होते थे, जागरूक होते थे। और जब जागरूक होते थे तो राजा के खिलाफ क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। तब पूछा जाता है ऐसे कौन कौन से विचारकों की भूमिका थी जिन्होंने इसमें भाग लिया था बेटा। तो क्वेश्चन नाम पूछा जाता है आपके कक्षा 10 में। तो इसमें बेटा अगर विचारकों की भूमिका में देखेंगे तो कौन था बेटा, आपका रूसो था। कौन था बेटा, रूसो का नाम दे सकते हैं, और किसको दे सकते हैं, विद्रोह का नाम दे सकते हैं, मॉन्टेस्क्यू को दे सकते हैं बेटा, किसको दे सकते हैं, वॉल्टेयर हो गया, मॉन्टेस्क्यू दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं बेटा, एक हमारे कौन सा था, मॉन्टेस्क्यू। तो इन सभी का नाम आप बेटा देख सकते हैं, ये सभी विचारक थे जो फ्रांस के अंदर क्या कर रहे थे, क्रांति को फैलाने का काम कर रहे थे ना। आपको बताऊं यहाँ पे थोड़ी सी एक बात क्वेश्चन आप लिख सकते हैं बेटा इंपॉर्टेंट तौर पे, किसके बारे में बच्चे, कि जो रूसो था ना, रूसो का विचार आपसे पूछा जाता है। ये जो रूसो था बेटा, इन्होंने एक बात कहा था, जानते हो क्या कहा था, इन्होंने कहा व्यक्ति स्वतंत्र तो पैदा होता है लेकिन वो चारों ओर बेड़ियों से जकड़ जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल स्वतंत्र रहता है, जब तक वो पैदा नहीं हुआ है तब तक वो सही, जैसे ही दुनिया में आता है तो उसके चारों तरफ बेड़ियां लग जाती है। जाहिर सी बात है, जैसे तुम पैदा हुए तो तुम्हारे पास सरकार का कंट्रोल, तुम्हारे पास माँ बाप का कंट्रोल, समाज का कंट्रोल, मतलब एक तरीके से देखोगे तो आप क्या होगा, तमाम प्रकार के समस्याओं से या तमाम प्रकार के तंत्रों से आप क्या हो जाओगे, घिर जाओगे, है कि नहीं है। तो रूसो क्या कहता है बेटा, तो रूसो की बात पूछी जाती है आपसे पेपर में, तो व्यक्ति क्या, ये क्या कहता है, व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है परंतु क्या करता है, परंतु ये क्या होता है बेटा,
चारों ओर क्या होता है, परंतु यह चारों ओर बेड़ियों से घिर जाता है, चारों ओर बेड़ियों से घिर जाता है। अब इसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहता है बेटा, अब इसका मतलब क्या है, व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है परंतु ये चारों ओर बेड़ियों से घिर जाता है। इसका मतलब क्या है, जैसे ध्यान देना है, जनता से राज्य का जन्म होता है ना बेटा, जो जनता होगी बेटा, जनता से राज्य का जन्म। अब बताओ, अगर कोई राज्य बन रहा है, अगर बेटा कोई राज्य बन रहा है मेरे प्यारे, बताओ राज्य कैसे बनेगा, जब जनता वहां होगी तभी तो राज्य बनेगा ना। तो राज्य से क्या बनता है बेटा, राज्य से, जनता से क्या होता है, राज्य का जन्म होता है, जनता से राज्य का जन्म होता है, न कि राज्य से जनता, न कि राज्य से जनता का जन्म होता है। अब देखो प्यारे, इस बात को ध्यान समझना, अब जनता से राज्य का जन्म होता है बेटा, जो जनता है वही किसको निर्माण करती है, राज्य का। अब भैया जैसे तुम पैदा हुए तो राज्य के पाबंदों से आप क्या हो गए, घिर गए। तो कितनी बड़ी समस्या है कि नहीं है। तो इस तरीके से विचारकों की भी भूमिका बेटा अपने याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि क्या फ्रांस की क्रांति में विचारकों की भूमिका थी, तो जी हाँ बिल्कुल थी। विचारकों के माध्यम से फ्रांस के अंदर क्या किया जा रहा था, तो फ्रांस के अंदर क्या किया जा रहा था, लोगों के बीच में क्या हो रहा था, पत्रिकाओं के माध्यम से उनके अंदर क्या फैलाया जा रहा था, जागरूकता। भाषण करके उनको बताया जा रहा था कि फ्रांस की वास्तविक स्थिति कैसी है, आपका शोषण कैसे हो रहा है, तो कहीं न कहीं इनका भी तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अब बताओ, अगर मैं कहूँ भारत में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, हाँ, भगत सिंह, बहुत सारे ऐसे, सुखदेव, हाँ, ये बहुत सारे लोग लड़ रहे थे, तो क्या इन्हीं भर से देश आजाद हो गया? नहीं। जो जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, हाँ, स्वामी विवेकानंद हो गए, समझ रहे हो, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद हो गए, स्वामी सहजानंद हो गए, बहुत सारे महाराज। तो ये लोग क्या कर रहे थे, कि ये लोग पत्रिकाओं के माध्यम से तमाम प्रकार की जो समाज में बुराइयां थी लोगों के पास पहुंचाए। अब देखिए, जैसे अब आपको कहूँ तो राजा राम मोहन राय को हम लोग सती प्रथा 1829 में उन्होंने क्या किया था, सती प्रथा का अंत किया था। 1829 में उन्होंने क्या किया था, सती प्रथा का अंत किया था बेटा। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब पहले ये प्रथा थी, क्या प्रथा थी, अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को भी साथ में बैठा के जला दिया जाता था। अभी बताओ कितना बड़ा ये एक प्रकार का कुकर्म है कि बताओ भाई, पति मर गया, साला पिता था मर गया, क्यों क्या करे, अब उसके चक्कर में पत्नी को भी जला दो। बताओ उसके अधिकार कहाँ गए, उसको भी तो जीने का अधिकार है। हाँ, तो रूढ़िवादी परंपराओं को ये बहुत समाज को जकड़ लिया था। इसमें जाकर उन्होंने किसी तरीके से लोगों में जागरूकता फैलाते कहा कि नहीं, मरना नहीं। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया, उनके भाभी के साथ ऐसा किया गया था। इस बात से वो बहुत ही दुखित हुए, नहीं भाई, जीने का अधिकार तो उसे भी है ना, तो जिएगी वो भी, समझ रहे हो। तो समाज की बुराइयों को भी इन्हीं पत्रिकाओं के माध्यम से आप तक पहुंचता है। तो आज के समय में क्या है, यही पत्रिका क्या ले लिया है, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, पर न्यूज चैनल तो गोदी मीडिया हो गई है। ये तो जो सरकार कहेगी वही लोग करेंगे, इनका बातें कुछ नहीं है, इनके बारे में तो बात करना ही एकदम बेकार है। जहां बोलना है वहां चुप्पी साधेंगे, और जहां नहीं बोलना है मतलब बाबा करते रहेंगे। और बताइए, इतने बढ़िया टीचर, हाँ, खाने से, और उनके ऊपर बताइए, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको एफआईआर कर रहे हैं, अब उनको फैजल खान बना रहे हैं। हाँ, इसके पहले कभी नहीं, आज फैजल खान हो गए। ये गोदी मीडिया कुछ कर सकती है, समझ रहे हो ना। ऐसा लगता है सरकार यही चला रहे हैं। बाप की बपौती समझ लिए हैं लोग। समझ आया बेटा यहाँ पे विचारकों की भूमिका। आइए अब देखिए बेटा, यहाँ से अगली बात तो हम देखें, अब देखेंगे राजनीतिक स्थिति। किसके देखेंगे बेटा, राजनीतिक स्थिति यहाँ की कैसी थी बेटा, देखेंगे। तो डालेंगे राजनीतिक स्थिति। अब बाबू, अगर राजनीतिक स्थिति देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे राजनीतिक स्थिति कैसी थी, हाँ, तो अगर आपको बताऊँ ना, आपको बताऊँ यहाँ पे जितने भी ना सत्ता में जितने भी लोग थे,
जो राजा थे सब सत्ता में जितने भी शासक थे सब अयोग्य शासक थे, एकदम अयोग्य थे, मतलब पढ़ा लिखा नहीं थे, कोई दिमाग उनका खुद का नहीं था, ऐसे समझ लीजिए। और राजा बने हुए थे। अब राजा क्यों बने थे? क्योंकि उस समय क्या था, आनुवंशिक पद था। अब जैसे तहार पापा राजा हैं और तू पागल लंठ कितना रहा, पर राजा के बेटवा है राजा निकाला बे, हाँ समझ रहे हो ना, ज्ञान से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कैसे पड़ा था, तू राजा के बेटवा है तो राजा तो हूँ कहला बे, राजा साहब भले तू पागल कसन रहा। अब जैसे बिहार में देख ले, स्वास्थ्य मंत्री जी के बनाई गया बा, वो ऐसा लगा था खुदे गाजा फूक के ठहरा था दिन भर। शिक्षा मंत्री देखिए, शिक्षा मंत्री है कि स्वास्थ्य मंत्री है वो? शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं, इंग्लिश नहीं, मैं यहाँ बिहार की बात कर रहा हूँ, समझ रहे बच्चे? चाहिए बेटा, तो देखो, तो सबसे पहली बात यहाँ पे राजनीतिक कारण में अगर देखने की कोशिश करेंगे बेटा, राजनीतिक स्थिति देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ सत्ता में अयोग्य शासक हाथों में था। ध्यान देना, कह सकते हैं बेटा कि सत्ता अयोग्य शासकों के हाथों में था। अब जरा बेटा आपको बताता हूँ, अब बताता हूँ क्या सो, जिससे आप बताओ ना, लुई 14वां जो था, इसमें जो लुई 14वां था बेटा, लुई 14वां, अब बेटा जो लुई 14वां था ना, ये जानते हो क्या कहता था? ये कहता है मैं जो कहूंगा वही होगा। ये क्या कहता है? ये कहता है मैं जो कहूंगा वही होगा। अब बताओ, ये कहते हम जोन कहा वही हो, ये ससुरनाथी भगवान हुई क्या है? जो कहूंगा वही होगा, मतलब अपने आप के तुम क्या समझ रहे हो? तानाशाह हम कह रहे हैं तुम यहीं खड़े रहो तो खड़े रहोगे? हैं? इसको उठा के तालाब में फेंकवा दो, इसको छत पर से उठवा के फेंकवा दो। हाँ तो ऐसे ये सब कैसे? इनका खुद का दिमाग नहीं था। ये क्या करे, मैं जो कहूंगा वही होगा, और उसके अलावा कुछ नहीं करोगे तुम, समझ रहे हो ना? मैं जो कहूंगा वही बेटा। अगर आपको बताऊं, अगला कौन था? लुई 15वां। अब लुई 15वां जो था बेटा, इसकी हालत कैसी थी? ये क्या कहता था? ये कहता था मेरे ऊपर अब ब्रह्मांड गिर रहा है। अब सोचो, ये ऐसे से हाँ यह कहता था मेरे ऊपर ब्रह्मांड गिर रहा है। अब जरा सोचो बेटा, हमारे इसके ऊपर ये क्या कह रहा है? हमारे ऊपर ब्रह्मांड गिर रहा है। अब इसको यही नहीं पता है कि हमारे ऊपर ब्रह्मांड गिर रहा है। हम तो पृथ्वी के ऊपरी तल पे खुद ही हैं, हम तो खुद ही घूम रहे हैं पूरे ब्रह्मांड के अंदर, तो ब्रह्मांड कैसे हमारे ऊपर गिर रहा है? अब ऐसे बस पगले, दिमाग खुद का रहा नहीं। इसे बताओ राजा कैसे बनी, ये नहीं समझ होता। आज अब ऐसे लोग राजा बनी तो बताओ काहे हुए? अगला कहता जो कब हुए हुए, अगला कहता कि हमारे ऊपर ब्रह्मांड गिर रहता है। बताओ राज्य का समझ ही राज्य का समझ ही। एक बात बेटा, कौन होता आपके पास जो ढेर पागल बा है? पागल। अब जो लुई 16वां रहा, ये ध्यान दो, ये भी कैसा था बेटा? अयोग्य शासक था। एक ऐसा शासक था, यह भी क्या था बेटा? अगर आपसे बात किया जाए, यह भी कैसा था? अयोग्य शासक था और एवं निरंकुश था। कैसा था बेटा? निरंकुश था। निरंकुश मतलब समझते हो? निर्दयी, एकदम निर्दयी, मतलब जिसके अंदर रहम नाम का चीजें ही नहीं रहे, समझ रहे हैं ना? एकदम निरंकुश। जैसे कौन था? औरंगजेब। अगर उसने कह दिया इस्लाम धर्म अपनाओ, नहीं अपना रहे हो तो गला कटवा देता था। कितना खतरनाक। ऐसे कुछ ये भी था, तो ध्यान देना, ये भी कैसा था बेटा? अयोग्य शासक था। और कैसा था बेटा? ऊपर से क्या था बेटा? निरंकुश था। और सबसे बड़ी बात है ना, इसका बेचारे का जो लुई 16वां था ना, इसका कुछ चल नहीं पा रहा था। जो लुई 16वां था, इस लुई 16वां का बाबू कुछ चल नहीं पा रहा था। इसका क्या है जानते हो? यह अपनी पत्नी, इनकी जो पत्नी थी ना, इनके पत्नी का नाम था रानी, क्या नाम था? एंतवानेट। पत्नी रानी, इनका पूरा पत्नी का नाम क्या था भाई? वो खतरनाक था, एंतवानेट के कब्जे में था।
मतलब इसकी पत्नी, अब बताओ, जो भी व्यक्ति इसी बता दे गुरुआ, देखो ये सच्चाई है बबुआ, तुम लोग 10 में हो, कोई बात नहीं, आगे चलो कि तुम लोग का भी शादी ब्याह होगा, और जो भी अपने पत्नी के कंट्रोल में गया, मतलब ये नहीं कर रहे नहीं जाना है, जाइए, पर अभी कहा तो यही ना समझ में आवे कि गलत बा कि सही बा, तो डूबे से दुनिया में क्यों बचा नहीं सकत, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, ये बेटा पूर्णतः अपनी पत्नी कंट्रोल में था। अब इसकी पत्नी जो कहती थी, ऐसे समझ लीजिएगा, इसकी पत्नी जो भी कहती थी वही लोग करते थे, समझ रहे हो। अब इसकी पत्नी करती क्या थी बेटा, इसकी जो पत्नी थी ये करती क्या थी, रानी एंतवानेट। तो एंतवानेट करती क्या थी, जानते हो क्या करती थी, प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करती थी, जो भी प्रशासन में डिसीजन लेना होता था कौन लेती थी, रानी एंतवा लेती थी। दूसरी बात ये बेटा करती क्या थी, किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार करवा देती थी। इसको अगर जो पसंद नहीं है उसको क्या करवा देती थी, गिरफ्तार कर लो। इसके साथ साथ जो भी उच्च पद थे उनको भी क्या कर रही थी, खरीद बेच कर रही थी। अगर आपको उच्च पद पे रहना है, रानी एंतवा को मिलाइए, कुछ पैसा दीजिए, आप उच्च पद पे चले जाएंगे। समझ रहे हो। इस प्रकार से अब बताओ, दूसरी बात, अब सोचो, ये सबसे बड़ी बात है, देखो ये तो क्या कर रही थी, पदों की खरीद बेच कर रही थी, क्या कर रही थी, बेच, ये क्या कर रही थी बेटा, पदों की खरीद बेच कर रही थी, समझ रहे हो। प्रशासनिक कार्यों में क्या कर रही थी बेटा, प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप कर रही थी बेटा। कौन है भाई, प्रशासनिक कार्यों में क्या कर रही थी बेटा, हस्तक्षेप कर रही थी। और उसके साथ साथ ये जानते हो, ये इसकी सबसे बड़ी कमाल की बात क्या थी जानते हो, यह सब लोग बजट के आधार पर खर्च बनाते हैं ना, कि हमारा बजट कैसा है, हम उस हिसाब से खर्च करेंगे। ये पहले खर्च करें और फिर उसके हिसाब से बजट बना दो। अब सोच लो, अब बताओ, इसीलिए तो इसने क्या किया था, टैक्स बढ़ाया था ना। और जब खर्च के आधार पर बजट बना रही है तो भैया खर्च बढ़ गया तो लोगों से पैसा वसूलने के लिए टैक्स को क्या करेगी, बढ़ा देगी, टैक्स को क्या करेगी तुरंत, समझ रहे हो। इसकी सबसे बड़ी खराब आदत क्या थी बेटा, खर्च के आधार पर बजट बनाती थी। क्या कर रही थी बेटा, ध्यान देना, खर्च के आधार पर क्या कर रही थी बेटा, ये बजट बनाती थी। समझ रहे मेरी बात को। तो इस तरीके से यहाँ देखो, अब राजनीतिक स्थिति देखोगे तो बहुत ही खराब है, नहीं खराब है। अब इधर, अब इस तरीके से आप देखो, तभी आपने देखा कि राजनीतिक स्थिति बहुत ही खराब थी। आपने देखा कि किस तरीके से समाज कई वर्गों में बटा हुआ था, कैसे आर्थिक स्थिति खराब थी, विचारकों भूमिका इधर चल रही थी, इधर राजा भी कोई अयोग्य है नहीं। तो ऐसे में बताओ, क्या फ्रांस का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो फ्रांस को सही तरीके से चला सके, नहीं था। ऐसे भी जनता को अंदर, अब जनता धीरे धीरे क्या हो रही थी बेटा, जागरूक हो रही थी। और जब जनता जागरूक हो रही थी तो जनता क्या करना कोशिश करेगी बेटा, अब विरोध करने की कोशिश करेगी। क्या करेगी जनता, क्या करेगी बेटा, विरोध करने की कोशिश करेगी, है कि नहीं है। अब जानते हो, ऐसे में जब यहाँ पर अयोग्य शासक था तो वहीं पर धीरे धीरे क्या हुआ, जो किसान थे, जो मजदूर थे, जो मध्यम वर्ग वाले थे, इन्होंने एक जैकोबियन क्लब की स्थापना की। और जैकोबियन क्लब की स्थापना की, और जैकोबियन क्लब में कौन कौन थे, यही दुकानदार, कारीगर, मजदूर आज शामिल थे। क्या थे, यही सब शामिल थे। हाँ। अब इनका उद्देश्य क्या था, राजशाही को समाप्त करना और गणतंत्र को क्या करना, स्थापित करना। समझ रहे बाबू। तब ध्यान देना, यहाँ से बेटा, यहाँ तक की बात क्लियर है ना, कि आप फ्रांस की स्थिति तो आप आराम से देख सकते हो। अब बेटा स्थिति अगर देख सकते हो बेटा, तो यहाँ से जरा सा देखिएगा, इसके बाद होता क्या है आपके, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जैकोबियन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है बेटा, जैकोबियन, जो आपका क्या था बेटा, जैकोबियन क्लब था ना, जैकोबियन क्लब। अब बेटा ये जैकोबियन क्लब जो था, वास्तव में इसमें कौन लोग शामिल थे बेटा, आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, इसकी स्थापना कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना 1789 में। स्थापना कब होती है बेटा, 1789 में इसकी स्थापना होती है। और जब इसकी 1789 में स्थापना होती है तो इसमें कौन थे बेटा, इसमें कौन थे, कौन लोग शामिल थे, इसमें छोटे दुकानदार, कौन थे बेटा, छोटे दुकानदार थे बेटा। वहीं पे कौन थे, कारीगर थे बेटा। इसी में कौन थे बच्चे हमारे पास, कौन थे, मजदूर थे। कौन थे बच्चे, मजदूर। इसमें छोटे दुकानदार, कारीगर, मजदूर, किसान आदि शामिल थे ना, किसान आदि शामिल थे बेटा, आदि शामिल थे।
आप शामिल थे। आपकी बात भी ये एक पॉइंट अब नजर आएगा आपकी बात कि सर जी ये जैकोबियन क्लब की स्थापना क्यों की गई, ये जैकोबियन क्लब की स्थापना क्यों की गई। तो भैया देखो स्थापना 1789 में हो गई, इसमें शामिल कौन है ये भी आपको पता चल गया। पर बेटा सबसे पहली बात है कि इसको लाने के पीछे इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था बेटा। तो उद्देश्य ये था क्या कि राजशाही 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 व्यवस्था को समाप्त कर गणतंत्र को स्थापित करना, गणतंत्र को स्थापित करना बेटा। अब गणतंत्र मतलब सोचते हो ना, जब जहां कोई पद अनवांछित न हो, मतलब ऐसा नहीं है एक बार तुम अगर राष्ट्रपति बन गए थे जीवन भर तुम भी राष्ट्रपति बने रहोगे, 5 साल बाद तुम्हारा पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कोई नया व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, कोई नया व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, समझ रहे हो। तो इन्होंने इसका उद्देश्य यही था बेटा कि राजशाही व्यवस्था को समाप्त कर गणतंत्र को स्थापित करना। अब इन्हीं सभी के तहत बेटा इसमें जो जनता जुड़े हुए थे, इनकी जो जनता जुड़ी हुई थी तो राजा से मांग होने लगी। अब इनके द्वारा, अब भैया जब ये बनाए थे तो इनका क्या था, इनका यही था ना बेटा कि राजशाही व्यवस्था को समाप्त कर देना है ना। चलो भैया अब देखो बेटा, तो यहाँ से क्या हो गया, तीन सभी तेईस, देखो बेटा मेरी बात ध्यान समझो। अब यहाँ से सब चीजें जब हुई तो यहाँ भी ध्यान देना, जैकोबियन क्लब तरफ जब इसकी स्थापना हुई तो इसमें कौन लोग जुड़ गए हैं, जो मजदूर थे, जो किसान थे, ये लोग जुड़ गए थे। तो बताओ इन सभी का कुछ न कुछ मांग होगा कि नहीं होगा, इन सभी का क्या होगा बेटा, मांग होगा। तो इनकी मांग क्या थी बेटा, इनकी मांग क्या थी, इनकी मांग ये थी कि भैया हमको क्या चाहिए बेटा, तो ध्यान देना संप्रभुता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, ध्यान देना है। कैसे लिखा जाएगा संप्रभुता यार, अरे भाई काम कर जाए यार कभी कभी तू भी। संप्रभुता होनी चाहिए। अब ये संप्रभुता का मतलब क्या होता है बेटा, कि जैसे संप्रभुता का मतलब ये होता है, ऐसे ध्यान देना, इसको बोलते हैं सॉवरेनिटी। इसका मतलब ये होता है, ध्यान समझो मेरी बात को, संप्रभुता का मतलब क्या होता है लगा, जैसे हमारा भारत है ना, अब हम भारत में कोई भी विधि बनाए, कोई भी कानून बनाए, तो उस विधि कानून बनाते समय कोई दूसरा देश वाला हस्तक्षेप ना करे, है कि नहीं है। जैसे अगर हम कोई विधि बना रहे हैं, हम विधि बनाते समय चाइना ना आए, अमेरिका ना आए कि तुम अपने देश के अंदर क्या विधि बना रहे हो, हमारा जो मर्जी करेगा हम सो बनाएंगे, हमारा देश की मामला है, तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो उसी बोलते संप्रभुता। अब फ्रांस में क्या होता था, जब भी कोई विधि बनाना होता था, कुछ बनाना था, और अन्य देश इटली, प्रसा, जर्मनी, ये सभी क्या करते थे, हस्तक्षेप करते थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि हमको क्या चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, हम जो चाहे तो कर सकते हैं, हमारे देश के ऊपर कोई दूसरा आंख न उठाए, हम चाहे जो चाहे तो करें, दूसरा कोई देश बोलने वाला नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने अपनी पहली मांग क्या रखी बेटा, हमें संप्रभुता होनी चाहिए। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा बेटा, सामूहिक पहचान होनी चाहिए बेटा। इन्होंने क्या कहा बेटा, बात नहीं करेंगे बेटा, यहाँ से इन्होंने क्या कहा कि हमको सामूहिक पहचान, मतलब हमारा कुछ ना कुछ भाई अगर हम लोग रहे तो हमको पता चले जैसे है आई एम इंडियन। अब जो भी जाते हो तो हमारी एक पहचान होनी चाहिए ना, हम जैसे दिखाते हैं हमारे पास आधार कार्ड तो उसमें लिखा होता है नीचे इंडिया, हमारी क्या होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए बेटा। हमारा क्या होना चाहिए बेटा, एक पहचान होनी चाहिए। बताओ मेरी बात समझ रहे ना, हमारी क्या होनी चाहिए बेटा, यहाँ से पहचान होनी चाहिए, इस बात को दिखा। इसके बाद बेटा इन्होंने कहा यूरोप में निरंकुशता को मुक्त किया जाए। क्या किया जाए, यूरोप को
निरंकुशता से मुक्त किया जाए। मतलब कोई राजा फाजा नहीं रहेगा। अब जहां भी होगा, कहाँ होगा, संविधान होगा, गणतंत्र होगा, समझ रहे हो ना। तो इनकी मांग क्या थी, यूरोप को निरंकुशता से क्या किया जाए बेटा, मुक्त किया जाए। और जैकोबियन क्लब की स्थापना के तहत ये सारी बातें क्या की गई बेटा, की गई। जब इसकी स्थापना हुई तो इन सभी मांगों को रखा गया। और जैसे मांग रखा गया तो ध्यान देना, पहले तो जैकोबियन क्लब की स्थापना हुई बेटा। स्थापना होने के बाद ये सभी मांग पहले से भी चल रहे थे, ऐसा नहीं है। जैकोबियन क्लब की स्थापना से पहले भी मांग चल रहे थे, पर जैसे जैकोबियन क्लब बना तो उसके बाद ये मांग और क्या हो गया, इनका प्रभाव तेजी से बढ़ गया। अब ऐसे भी देखो, अब ध्यान दो, अगर आप ध्यान समझने की कोशिश करो बेटा, तो यहाँ सब क्या चल रहा है अपने दिमाग में, अब यही चल रहा है ना। अब धीरे धीरे यहाँ से अब क्या हो रहा है कि जनता का भी दबाव किसके ऊपर बढ़ रहा है, अब राजा के ऊपर। उधर राजा की स्थिति आपने देख लिया, आर्थिक स्थिति देख लिया, राजनीतिक स्थिति देख लिया, और ऊपर से अब जनता के द्वारा भी दबाव किसके ऊपर बन रहा है बेटा, जनता का दबाव भी किसके ऊपर बन रहा है, राजा के ऊपर बन रहा है। अब ऐसे में ही बेटा, जब राजा के ऊपर इसका दबाव बना, यहीं पर एक बात हो गई, क्या हो गई, अमेरिकी क्रांति भी बीती हुई थी। अभी हाल ही में जैसी स्थिति यहाँ फ्रांस में चल रही थी, वैसी स्थिति कहाँ चल रही थी, अमेरिका में। ऐसी स्थिति कहाँ चल रही थी, अमेरिका में। अब अमेरिका में अंग्रेजों को मिल चुकी थी हार, अमेरिका में अंग्रेजों को मिल चुकी थी हार, समझ रहे हो। तो क्या हुआ बेटा, पहली बात तो कंडीशन ये हुई कि पहली बात तो फ्रांस में स्थिति तो इस तरीके से चल रही है, और उधर अमेरिका में युद्ध हुआ था अंग्रेजों के बीच में, अमेरिका के बीच में। तो अंग्रेज वहाँ क्या हो चुके थे, हार चुके थे। और जब हार चुके थे तब भैया अब जैसे हारे तो इन्होंने क्या किया, राजा के द्वारा तुरंत स्टेट जनरल की प्रतिनिधित्व बुलाई गई और सभा को बुलाया गया। और जो बुलाया गया, जो ध्यान देना, 175 वर्षों के बाद बुलाया गया था। एक वहाँ पे स्टेट जनरल बनाया गया था, जिसमें जब भी कोई समस्या होती है सभी की क्या होती, मीटिंग होती। इसके पहले कभी नहीं बुलाया गया, ये बना बहुत पहले का था। अब बुलाया गया कितना, 175 वर्षों के बाद बुलाया गया। और यही बेटा सबसे बड़ी बताओ, और यही अमेरिकी क्रांति में जो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी ना, यही फ्रांस की क्रांति की तत्कालीन कारण बनता है। हाँ, अब ध्यान दे बेटा, तो यही पे क्या हुआ। दूसरी बात अगर बेटा आपसे कहें हम, अमेरिकी क्रांति। अब देखो, ये अंग्रेज लोग जो थे अमेरिका में हार ही गए थे, अंग्रेज लोग जो थे अमेरिका में हार ही चुके थे। तो इनको भी लगा कि अब जब अमेरिका वाले हरा सकते हैं तो इनको तो हम अपने देश से तो निकाल ही सकते हैं, है ही नहीं। मतलब वहाँ पे धीरे धीरे प्रभाव पड़ रहा था, तो इन सभी चीज़ों का बेटा इस पर इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो हुआ क्या, इसमें राजा के द्वारा इस क्रांति के बाद राजा के द्वारा स्टेट जनरल प्रतिनिधित्व सभा बुलाई गई, जो 175 वर्षों में ना, जो 175 वर्ष के बाद बुलाया गया था। और कहा जाता है बेटा, अमेरिकी क्रांति ही फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण था। मतलब जो मतलब जोर तो धीरे धीरे पकड़ ही रहा था, पर जैसे मीटिंग बुलाई गई तो यही से समझिए फ्रांस में क्रांति क्या हो, एकदम तेजी से पकड़ ली। तो आपसे पूछा जाता है फ्रांस की क्रांति के तत्कालीन कारण कौन से थी, तो अमेरिकी क्रांति। समझ आ रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे तो ध्यान देना है, ये लिख सकते हैं, यह तत्कालीन कारण था। जैसे आप आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, किसको पढ़ने की कोशिश करेंगे बेटा, अगर आप आगे जब पढ़ने की कोशिश करेंगे किसको, 1857 की क्रांति। तो 1857 क्रांति के बहुत सारे कारण थे, पर उसका सबसे तत्कालीन कारण पूछा जाए तो सुअर में चर्बी वाला मांस, जो कारतूस को पहले चलाना होता था तो उसमें बोला जाता था कि सुअर का मांस लगा हुआ है, सुअर या फिर गाय के मांस, इसी को लेकर क्या हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी। हाँ, मंगल पांडे वाला केस तो अलग हुआ, पर उसके बाद सबसे ज्यादा क्या हुआ, तो वही कारतूस को लेकर ये क्या हुआ, जोर पकड़ लिया था। हाँ, नहीं, सुअर और कहा गया है कि गाय की चर्बी का ऊपर वाला कारतूस बनाया जाता है, क्योंकि पहले जो कारतूस चलाया जाता था तो उसको ऊपर वाला हिस्सा मुंह से नोच के तब चलाना पड़ता था। हाँ, ऊपर वाला, जैसे अभी आप भी देखो पटाखा जो लाते हो तो हल्का सा वाला कागज जो लपटा रहता है उसको छील देते हो, जल्दी पकड़ता है। तो ऐसे पहले उसमें सिस्टम था। तो उसमें ये हुआ कि उसमें सुअर और गाय की मांस है। ऐसे सुअर गाय की मांस क्यों कहा गया,
कि सुअर जो होगा तो उससे मुस्लिम धर्म क्या होगी, नाराज हो जाएगी, और गाय का मांस होगा तो क्या होगा, हिंदू धर्म नाराज होगी। ऐसे में दोनों के बीच में क्या हो गया, लड़ाई छिड़ गई हिंदू मुस्लिम में। तो कई बार कहा जाता है 1857 की क्रांति का जन्म मुस्लिम हिंदुओं का षड्यंत्र था, लड़ाने का षड्यंत्र था। बात सही भी है, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक की बात अगर समझ आए बेटा, फट से नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। खोल दीजिए, खोल दो भाई, हट जाओ, बगल हो जाओ। चलिए चले भैया आगे बढ़े। चलिए अब आइए बेटा यहाँ से, अगर अब यहाँ से आगे बात करें बेटा तब क्या होगी। अब फ्रांस देखो हर एक प्रकार की अपनी समस्याएं देख ली। अब कुल मिला के अब होने वाली है क्या, फ्रांस की क्रांति। क्यों, क्योंकि हमने देख लिया हर प्रकार से अब फ्रांस पूरी तरीके से क्या हो रहा है, कमजोर हो चुका है। अब इनके ऊपर होगा अटैक ना। तो देखेंगे बेटा फ्रांस की क्रांति। अब जो ये फ्रांस की क्रांति थी ये कब होती है बेटा, 1789 में। कब होती है, 1789। और होता क्या है इसमें बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें होता क्या है लाला, अगर इसमें पूछूं मैं होता क्या बेटा, इसमें क्या होता है, लुई 16वां जो निरंकुश राजा था, जिसको जनता द्वारा क्या किया गया, उसको क्या कर दिया गया, विरोध किया गया, और जनता द्वारा उसे निरंकुश राजतंत्र को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लुई 16वां को गद्दी पर से उठा के क्या कर दिया गया, फेंक दिया गया। चलो हटो, तुम बहुत राज कर लिए, अब तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो राजा का क्या किया, जनता के द्वारा ही राजा को उठा के उसके पद से फेंक दिया गया। समझ रहे हो क्यों? हमने पढ़ा में अरे कोई बात नहीं है, देखिएगा। तो इसमें क्या होगा बच्चे, तो 1789 में क्या होता है, फ्रांस की जनता द्वारा लुई 16वां को सत्ता पर से लुई 16वां की सत्ता की समाप्ति करते हैं, और एवं ध्यान देना, अभी यहाँ ध्यान देना, फ्रांस की जनता द्वारा लुई 16वां की सत्ता की समाप्ति होती है तो कोई संविधान नहीं आता है, बल्कि शासन अब कौन करेगा, प्रजातंत्र, प्रजा लोग, मतलब जो जनता है वही शासन करेगी। समझ रहे हो, अभी लोकतंत्र नहीं है, अभी कौन शासन करेगा, तो ध्यान देना, समाप्ति करते हैं एवं प्रजातंत्र की स्थापना होती है बेटा। समझ रहे हो क्या होती है, प्रजातंत्र की स्थापना होती है, और फ्रांस की सत्ता पर जो राजा का पद था वो क्या हो जाता है, समाप्त होता है। अब जो प्रजा लोग थे वही शासन करेंगे। अब यही भी देखो हीरो का एंट्री होने वाली है। अब प्रजा लोग शासन कर रहे हैं। अब देखो ध्यान देना मेरी बात को, अब फ्रांस की गद्दी क्या है, इस समय खाली है, क्योंकि लुई 16वां क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। लुई 16वां को गद्दी पर से उठा के क्या कर दिया गया है, फेंक दिया गया है। अब लुई 16वां को जब गद्दी पर से उठा के बाबू फेंक दिया गया है तब होगा क्या, अब लुई 16वां गद्दी फेंक दिया गया है। अब उसका नेतृत्व, फ्रांस का नेतृत्व करने वाला इस समय कोई नहीं है, फ्रांस के नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। उधर नेपोलियन बोनापार्ट जो था, अब वो क्या रहा कि वो भैया सैनिक मामले में सैन्य को, भीड़ को कंट्रोल करने में बड़ा ही सक्षम था, सैन्य को भीड़ को कंट्रोल करने में बहुत ही क्या था बेटा, सक्षम था। और यह ऐसे में उसे एक मौका मिल गया, कहाँ में, फ्रांस में। कहाँ मिल गया, फ्रांस में। अब फ्रांस में आएगा, जब देखेगा सत्ता खाली है, इस सत्ता को टेक ओवर करने का प्रयास कौन करेगा, प्रयास करेगा, और फिर देखेंगे अपने प्रयास में वो सफल भी हो जाएगा, अब सत्ता को क्या करेगा बेटा, हासिल भी कर लेगा। समझ रहे बेटा, तो यहाँ से बात याद रखिए बेटा, इस बात को, तो यही से क्या हुआ, जब फ्रांस की सत्ता में जनता द्वारा लुई 16वां की सत्ता की समाप्ति कर देते हैं तो कौन बैठता है बेटा, प्रजातंत्र की स्थापना होती है। अब यही प्रजातंत्र क्या करती है, तमाम प्रकार की मांग करती, जो मैंने आपको वही बताया हो। यही प्रजातंत्र क्या करती है बेटा, जो प्रजातंत्र थी इसने क्या किया, प्रजातंत्र की मांग क्या थी, प्रजातंत्र की
मांग क्या थी, ध्यान देना, क्योंकि इस मांग को समझोगे तभी तो आप समझोगे कि नेपोलियन कैसे सत्ता बैठेगा। अब प्रजातंत्र क्या चाहती थी बेटा, प्रजातंत्र क्या चाहती थी, क्या हो, संप्रभुता हो, क्या हो बेटा, हो संप्रभुता हो, क्या हो बेटा, संप्रभुता हो, सामूहिक क्या हो, सामूहिक क्या हो बेटा, पहचान हो, सामूहिक क्या हो बेटा, पहचान हो। और इसके बाद बेटा सामूहिक पहचान हो। यूरोप में क्या हो, यूरोप में निरंकुश निरंकुश राजतंत्र समाप्त हो, यही नहीं चाहती थी। ये सभी जब प्रजातंत्र बनी, जैसे फ्रांस की सत्ता से लुई 16वां को समाप्त किया, तो यही चाहते थे ना, संप्रभुता बनी रहे, सामूहिक पहचान हो, यूरोप में निरंकुश राजतंत्र क्या हो बेटा, समाप्ति हो, यही सब चाहते थे। और जब यही सब चाहते थे बेटा, तीसरी जानते हो, तीसरी में क्या हुआ था, जैकोबियन क्लब की क्या हो, स्थापना हो। जैकोबियन क्लब की क्या हो बेटा, स्थापना हो। और जैकोबियन क्लब की स्थापना हुई तो उसके द्वारा क्या क्या किया गया, हमने आपको बता ही दिया, समझ रहे हो। यार जब सत्ता से उठाकर उनको फेंकते हैं तो ये सभी मांग की जाती है। अब ऐसे में जानते हो ना, 1700 क्या होता है, 1789 में जैकोबियन क्लब की स्थापना होती है। और इसी स्थापना में दुकानदार, मजदूर, किसान सब एक होते हैं। अब ये चाहते हैं, यही इसका नारा होता है कि क्या करेंगे, राजतंत्र को समाप्त करेंगे, गणतंत्र को स्थापित करेंगे। अब हाँ, फ्रांस की क्रांति जब होती उसके पश्चात ही तो इसका गठन होता है, जबकि जब सत्ता पर से लुई 16वां हटेगा तभी तो ये लोग अपने जब जैकोबियन क्लब की स्थापना कर पाए थे। अब इसी जैकोबियन क्लब का सदस्य कौन था, एक भारतीय शासक टीपू सुल्तान। हाँ, टीपू सुल्तान भी इस जैकोबियन क्लब का क्या था, सदस्य था बेटा, समझ रहे हैं। अभी जब फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ तक बताओ बच्चे, कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो देखो फ्रांस की क्रांति हमारी क्या होगी बेटा, हो गई, हो गई। अब बेटा अब देखो, कुल मिला के तुमने क्रांति करा ली, अब तुम यहाँ से समझ सकते हो कि कैसे लोग एक हो रहे हैं। देख रहे हो ना, पहले यही जनता अलग अलग थी ना, पर जैसे जैसे शोषण बढ़ता गया तो धीरे धीरे सभी लोग क्या होने लगे, एक होने लगे, सभी लोग क्या होने लगे, एक होने लगे। अब यही एकीकरण जब होने लगेंगे तो यही पे कौन आएगा बेटा, राष्ट्र, यही क्या आएगा, राष्ट्र। हाँ हाँ, मोदी का चलेगा। अब देखो बेटा, तो यहाँ पर एक ध्यान देना, एक व्यक्ति थे, इसका नाम था अर्नेस्ट रेनर। यहाँ से क्वेश्चन बना है बेटा, आपके व्यक्ति थे अर्नेस्ट, हाँ अर्नेस्ट रेनर। जो अर्नेस्ट रेनर थे बेटा ना, इन्होंने क्या किया था बेटा, जानते हो किसकी परिभाषा दिया था, इन्होंने राष्ट्र की परिभाषा दिया था बेटा, कि राष्ट्र किसे कहते हैं। तो अर्नेस्ट रेनर के अनुसार, अर्नेस्ट रेनर के अनुसार क्या हुआ था बेटा, समान भाषा, नस्ल धर्म से बने क्षेत्र को क्या कहते हैं बेटा, राष्ट्र कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपके कि किसके अनुसार, ध्यान देना, भाषा, नस्ल, धर्म के अनुसार से बना क्षेत्र ही क्या कहलाता है, राष्ट्र कहलाता है। ये परिभाषा किसने दिया था बेटा, अर्नेस्ट रेनर ने दिया था। किसने दिया था, अर्नेस्ट रेनर। और यहीं पर अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होना ही, यही बेटा अगर आपसे मैं कहूँ अगले पॉइंट में, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। अब समझो मेरी बात को, सबसे पहले क्या बनेगा बेटा, राष्ट्र बनेगा। क्या बनेगा, राष्ट्र। राष्ट्र क्या है कि जब नस्ल, धर्म, भेदभाव छोड़कर सब एक हो जाते हैं तो क्या हो गया, राष्ट्र हो गया। क्या हो गया, जैसे अब यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब थे, पर जब अंग्रेजों को भगाने की पारी आई तो सभी लोग क्या हो गए, एक हो गए। जब सभी एक हुए तो यही क्या हो गया, राष्ट्र हो गया। क्या हो गया, राष्ट्र हो गया। और यही राष्ट्र के अंदर अपने राष्ट्र को लेकर जब प्रेम उठ जाए, प्रेम जागृत हो जाए कि हमारे लोग हैं, ये अपने लोग हैं, अब इनको अगर कोई कुछ कहेगा, इनके ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो हम उसकी उंगली काट देंगे। मायावती सुने हैं ना डायलॉग, छूने वालों को उंगली नहीं, सीधा गला काटते हैं। और देश के ऊपर जो उंगली उठाएगा
उसकी आंख नहीं निकालेंगे, पूरी पूरी गला ही काट देंगे। हाँ वही डाला, कहीं चिपका दो, क्या करने का, समझ रहे हो। तो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होना ही क्या कहलाएगा बच्चे, राष्ट्रवाद। तो बात समझ आई ना, अपने देश के प्रति प्रेम ही क्या कहलाएगा बच्चे, राष्ट्रवाद। अब बेटा इसके पश्चात ही फ्रांसीसी क्रांति में निम्नलिखित मांगों के लिए कारण क्या होता है, राजा के ऊपर दबाव बनने लगता है, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, राष्ट्रवाद की भावना जन्म ले ली है, या राष्ट्रवाद की भावना क्या हुई बच्चे, जन्म ले ली। अच्छा जन्म ले ली तो यहाँ पे कहा गया पितर और उसके नागरिकों फ्रांसीसी, ध्यान देना है, क्या क्या गया हमारी क्या होनी चाहिए बेटा, फ्रांसीसी झंडे हो भाई, जैसे हर देश के अपने एक झंडे होते ही नहीं होते हैं, फ्रांसीसी झंडे हो। दूसरी बात बेटा, हाँ क्या बच्चे, हाँ फिर पितृभूमि, जैसे माता पिता की जो जमीन है भाई, तो हमको पीढ़ी दर पीढ़ी जो लड़के होते हैं उन्हीं को मिले, समझ रहे हो नहीं, पीढ़ी उन्हीं मिले। इसके बाद स्टेट जनरल की जो सक्रिय नागरिकता हो उसमें चुने जाए। फ्रेंच भाषा को क्या किया जाए बेटा, इसी में फ्रेंच भाषा को बढ़ाया जाए। फ्रेंच भाषा को क्या किया बेटा, बढ़ाया जाए। अब बेटा बताओ, अब लोगों के द्वारा यही मांग चल रही है, लोगों के द्वारा क्या मांग चल रही है बेटा, यही चल रही है। इसके साथ क्या हो बेटा, राष्ट्रगीत हो, क्या हो बच्चे, राष्ट्रगीत हो। अब राष्ट्रगीत होगा, हाँ इसके अलावा बेटा भार एवं मापन हो, भार एवं मापन मतलब कि भाई मापने उपने की इकाई जो है एकदम क्या हो, सही तरीके से हो। अब बताओ बच्चे, अब ध्यान समझना, यह पॉइंट लिखवाने के पीछे एक रीजन है। आपको लगेगा थोड़ा सा क्लास भारी भरकम हो रहा है सर, ये क्लास तो जल्दी खत्म कर दीजिए, पर इसलिए नहीं खत्म कर रहे हैं क्योंकि बताओ आपको पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को आपको एक लेसन में डाला है कक्षा 10 को। हम ये चाहते हैं कि लंबा समय तक अगर आपके अंदर बने रहना है तो थोड़ा सा क्लास को पेशेंस के साथ लेना पड़ेगा। ये नहीं है अरे सर और सब इस क्वेश्चन वाले और सब यूट्यूब टीचर जो हैं एक घंटा में खत्म कर दिए हैं, 1.5 घंटा में खत्म कर दिए हैं। आप तो सिर्फ 2 क्लास अभी इतने पहुंचे हैं, अभी नेपोलियन का पता ही नहीं है। अरे नेपोलियन आएगा, थोड़ा पेशेंस रखो, नेपोलियन आएगा। अब बेटा देखो, ध्यान देखो, अब यहाँ पे जो जनता है, अब आपको अच्छे से पता है जनता ने लुई 16वां को पद से हटा दिया है, जैकोबियन क्लब की स्थापना हो चुकी है। अच्छा जैकोबियन क्लब की स्थापना हो चुकी है तो उनके द्वारा विशेष मांग रखी जा रही है, जनता के द्वारा विशेष मांग रखी जा रही है। क्या मांग रखी जा रही है, फ्रांसीसी झंडे हो, पितृभूमि पर अधिकार हो, फ्रेंच भाषा को बढ़ावा जाए, राष्ट्रीय गीत हो, भाषा एवं मापन की सही इकाई हो। अब ऐसे में अब आएगा कौन, आपका नेपोलियन। और नेपोलियन जब आएगा तो जनता के द्वारा जो मांग की जा रही है, फ्रांसीसी झंडे को देगा, पितृभूमि को देगा, फ्रेंच भाषा को बढ़ावा देगा। और जैसे इन सभी पे काम नेपोलियन करेगा, जनता कहेगा वाह ये अच्छा शासक है जो हमारे लिए कुछ सोच रहा है, हमारे लिए कुछ कर रहा है, यही है मेरा असली योद्धा, यही है मेरा असली भैया क्या है, शेर है जो हमको सही तरीके से हमारे साथ व्यवहार कर रहा है ही नहीं है। तो ऐसे में बेटा अब किसकी एंट्री होगी बेटा, आपकी किसकी, नेपोलियन की। अब कौन आएगा, नेपोलियन। क्योंकि देख लो फ्रांस की सत्ता क्या हो गई है, खाली है, फ्रांस की सत्ता क्या है, खाली है। और वहां पे लोगों की क्या हो रही है, मांग हो रही है, वहां पे लोगों को क्या हो रही है, मांग हो रही है। अब मांग कैसी हो रही है, फ्रांसीसी झंडे हो, हमारे राष्ट्रीय गीत हो, हमारा कुछ पहचान हो, हाँ ये तमाम प्रकार की मांग चल रही है। अब जब नेपोलियन आएगा तो क्या करेगा, और जब इन्हीं सब चीजों को फ्रांस को देगा तब फ्रांस कहेगा नेपोलियन बहुत बढ़िया, इसको सत्ता पे क्या करो, बैठा दो। तो चलो नेपोलियन को फिलहाल एंट्री करा ही देते हैं, क्या करना है, नेपोलियन का एंट्री बेटा क्या करें हम लोग, करा देते हैं। चलिए तो देखो बेटा, सबसे पहले तो हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे नेपोलियन से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, और नेपोलियन कैसे फ्रांस से जुड़ेगा ये आप चीजें समझ चुके हैं। जो क्लास अगर पूरी तरीके से सही से लिया होगा तो उसको तो सब कुछ एकदम पता चल रहा होगा क्या चीजें चल रही हैं, और जो नहीं लिया रहा होगा भाई तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है ना, ठीक है। अब देखो बच्चे, तो देखा जाए सबसे पहली बात है, अगर नेपोलियन का जन्म पूछा जाए बेटा कब हुआ था, तो जन्म कब हुआ था, 15 अगस्त 1769 को क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था। तो बेटा इसका जन्म कब हुआ था, जन्म क्या चीज बेटा, आजादी के दिन हुआ था। बस ये था कि थोड़ा सा सन में अंतर था। 1769 को क्या हुआ था, 15 अगस्त 1769 को क्या हुआ था बेटा, नेपोलियन का जन्म हुआ था। उसके बाद बेटा अगर पूछा जाए इसका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था बेटा, कहाँ हुआ था, तो अगर आपसे पूछा इसका जन्म कहाँ हुआ था बेटा, तो क्रोशिया महाद्वीप में। कहाँ हुआ था, उसमें एक द्वीप था जिसका नाम था
क्रोसिका, क्रोसिका महाद्वीप, क्रोसिका महाद्वीप में बेटा। इसके अलावा बेटा अगर आपसे कहा जाए इसकी माता का नाम था भैया, इसके माता का नाम नहीं पता, जान लो, लेटजिया, लेटजिया। इनके माता का नाम क्या था बेटा? लेटजिया। इनके पिता का नाम क्या था बेटा? हाँ, कार्लो बोनापार्ट, बोनापार्ट। इनके माता का नाम क्या था बेटा? कार्लो बोनापार्ट। इनके पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट। और माता का नाम क्या था बेटा? लेटजिया। क्या था? लेटजिया। इसके कुल कितने भाई थे बेटा? ध्यान देना, इसके कुल 4 भाई और 1 बहन थे। 4 भाई और 3 बहन। हाँ, 4 भाई एवं 3 बहन। और थोड़ा फैमिली के बारे में भी तो जान लो, जरूरी है ना। और इसमें ध्यान देना, सबसे बड़ी बात है सैनिक स्कूल से शिक्षा प्राप्त किया था बेटा। अब बताओ, जब ये सैनिक स्कूल से शिक्षा प्राप्त किया था ना, तो इसके पास नेपोलियन को शासक बनने के इसके पास बहुत सारे गुण थे। जो नेपोलियन था बेटा, इसके अंदर शासक बनने का गुण था। इसके अंदर क्या था बेटा? शासक बनने का क्या था बच्चे? गुण था। किसके अंदर? नेपोलियन के अंदर। जैसे ये जानता था कि शासक हम बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि देखो इसके पास सबसे बड़ी खास बात क्या थी ना, इसको नेतृत्व करने, जैसे इसको बताऊं, भीड़ को नियंत्रित करना। कुछ है क्या भाई? भीड़ को नियंत्रित करना। हाँ, अरे भाई छोटे छोटे आइलैंड टाइप के हैं यूरोप ही कॉन्टिनेंट के आसपास में सब। भीड़ को नियंत्रित करना, भीड़ को क्या करना बेटा है? आपको नियंत्रित करने इसके आता था। इसके बाद योजना बनाकर अभियान करना बेटा। क्या करना? योजना बनाकर अभियान करना। योजना बनाकर अभियान करना। योजना बनाकर क्या करता था बच्चे? ये अभियान करना। अब ऐसे में देखोगे ना, तो इसके पहले ही इसने किसका अभियान कर लिया था बेटा? इसके पहले इसने इटली, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, इटली मिस्र, ऑस्ट्रिया का अभियान इसने किया था बेटा। अब बताओ, इसने ऑलरेडी 2-3 अभियान ही कर ही लिया था और इस भीड़ को कंट्रोल करने की इस पास क्षमता थी ही। अब ऐसे में बताओ, फ्रांस की जब सत्ता खाली है तो क्या होगा बेटा? जब फ्रांस की सत्ता खाली है तो 1799 में नेपोलियन कहाँ चला जाता है? फ्रांस में आता है। कहाँ आता है बच्चे? ये फ्रांस में। क्योंकि फ्रांस की सत्ता क्या है? खाली। 1789 में नेपोलियन लुईस 16वां की मृत्यु हो चुकी थी, उसके सत्ता खाली हो चुकी थी। जब सत्ता खाली हो चुका था तो ऐसे इसके बीच में नेपोलियन कई सारे अभियान कर ही लिया था। इसके बाद नेतृत्व, राजा बनने का नेतृत्व भी बढ़िया था। ये क्या होता है? 1799 में कहाँ जाता है? फ्रांस। कहाँ जाएगा बेटा? फ्रांस। और जब फ्रांस में जाएगा तब फ्रांस में 1799 में फ्रांस में एक नया संविधान बनाया जाता है। फ्रांस के अंदर क्या बनाया जाता है? नया संविधान बनाया गया, जिसमें कार्यपालिका की जिम्मेदारी 3 काउंसिल को दिया गया कि कार्यपालिका बनाई गई और कार्यपालिका के लिए बनाने के लिए 3 काउंसिल दी गई कि जो इस कार्यपालिका के लिए क्या करेंगे? कार्य करेंगे। समझ रहे हो? तब देखिए, तो यहाँ से बेटा ये नेपोलियन तो आ गया, नेपोलियन आ गया। अब नेपोलियन की जो आगे के वर्क है, कैसे ये फ्रांस में इंटर होता है, कैसे फ्रांस में जाकर सत्ता को स्थापित करता है, कैसे शासन करता है, और फिर कैसे हम लोग अभी देखेंगे क्या है मैटरनी के बारे में। हाँ, मैटरनी के बारे में देखेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो कल हम लोग अगली क्लास में इससे क्या करेंगे? ऐड ऑन करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ तक सभी को अगर बात समझ में आ गई हो भैया, तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।